एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत से एग्जाम्पल भी बताए थे फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड। आज हमारे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंजेस से। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल चेंजेस। मैंने आपको फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल दिए थे और मैंने कहा था कि अपने चारों तरफ जितना भी अराउंड जो भी चीज़ें हो रही है वो सब कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने बोला था आपको मैंगो खाना है। आपने क्या किया, मैंगो की स्लाइस की, पीसेस किए मैंगो के और उन्हें खाया। ठीक है, तो मैंगो का पीस करना तो क्या था, मैंगो को कट करना और उनको पीसेस में कन्वर्ट करना तो फिजिकल चेंज था। लेकिन जैसे ही आपने उसको खाया और उसको डाइजेस्ट किया तो उसका डाइजेशन क्या है, मैंगो का डाइजेशन है केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज होता क्या है, देखो केमिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। कोई भी चेंज हुआ, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू जो भी चेंज हुए, तो जिस चेंज के थ्रू न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। फर्स्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब परमानेंट चेंज होते हैं। इनको हम एक प्रोडक्ट से जब दूसरा प्रोडक्ट बना लिया है तो उसे हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट से हमने वो चीज़ बनाई है। ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस हमने फॉर्म किया है उसको दोबारा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये इरिवर्सिबल है, इसे वापस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको फिजिकल चेंज में क्या बताया था, हमने आइस ली, आइस को मेल्ट किया, वाटर बन गया। फिर हमने वाटर को फिर से अपन ने रेफ्रिजरेटर में जाके रखा और उससे वापस से आइस क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या ये रिवर्सिबल था? रिवर्सिबल था। आइस से हमने, आइस क्यूब से हमने क्या बना लिया था, वाटर। फिर वापस वाटर से हम क्या बना सकते हैं, आइस क्यूब। क्या ये चीज़ हम कर सकते हैं? तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। मतलब जो चीज़ अपन ने पहले थी आपके पास में, फॉर एग्जांपल आइस वाटर था, उससे आपने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप वाटर से वापस आइस क्यूब भी तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। तो ये क्या था, फिजिकल चेंज था, क्योंकि ये रिवर्सिबल था। लेकिन यदि मैं बात करूँ केमिकल चेंज की तो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने मैंगो का डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद में वो और भी लिटिल सब्सटेंसेस में टूट गया, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, इन सब में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्या आप वापस उन प्रोटीन और एमिनो एसिड से क्या मैंगो की जो स्लाइस आपने खाई है वो कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं हम लोग मैंगो की स्लाइस को। ठीक है, पीसेस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो डाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है। तो समझ आया केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, ए केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस गिव राइज टू वन और मोर सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है किसी एक सब्सटेंस से, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी उनकी। और क्या होगा, कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसको हम चेंज दोबारा पहले सब्सटेंस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक केन शुगर लिया, हमने केन शुगर लिया। ठीक है, उसको क्या करा, हीट करना स्टार्ट किया केन शुगर को। ठीक है, केन शुगर को जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में लेकर हीट करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, वो पहले मेल्ट होगा, फिर मेल्ट होकर वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन और वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा देर तक उसे हीट करोगे तो वो कार्बन और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाटर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपने केन शुगर को हीट किया, हीट करके किस में कन्वर्ट किया आपने, कार्बन और वाटर के अंदर जब कन्वर्ट किया तो क्या ये दोनों सब्सटेंस फिर से मिलके केन शुगर बना सकते हैं जो हमने ली थी? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ये दो न्यू सब्सटेंस बन चुके हैं केन शुगर से। ठीक है, समझ आया। देखो, हीटिंग ऑफ केन शुगर इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज। व्हेन केन शुगर इज हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, it first melts, then turns brown and finally change to black amorphous mass which is carbon residue। कार्बन का रेसिड्यू बच जाता है, वाटर अलग हो जाता है, केन शुगर किस किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन एंड वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। ये एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, हम इसे दोबारा इरिवर्सिबल करके केन शुगर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, आप पहचानोगे कैसे फिजिकल और केमिकल चेंज को। हम केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज के अंदर। लेकिन वहीं यदि हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज हो जाता है, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे के फॉर्म में,
और उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से आप क्या पहचान सकते हो, फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल चेंजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो ये जो मैंने आपको कार्बन की बात बताई वही है। ड्यूरिंग दिस चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ केन शुगर चेंज एंड 2 न्यू सब्सटेंस कार्बन एंड वाटर आर फॉर्म। देखो पीछे 2 न्यू सब्सटेंस बन रहा था, केन शुगर था ये, ठीक है, ये केन शुगर का कंपोजिशन है, इससे हमने क्या बनाया, केमिकल रिएक्शन को हीट करके कार्बन और H2O बनाया। ठीक है, तो क्या 2 न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। कार्बन एंड वाटर हैव डिफरेंट कंपोजिशन एज कम्पेयर टू केन शुगर। इनके डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। केन शुगर से कार्बन भी डिफरेंट है, वाटर भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टी भी क्या है, दोनों की डिफरेंट है। इसलिए ये क्या है, परमानेंट चेंज है, इसे दोबारा हम केन शुगर नहीं बना सकते हैं। या आपके सामने एक डायग्राम प्रेजेंट है जिसमें हमने शुगर के कुछ क्रिस्टल्स लिख के उनको हीट किया। जैसे ही हीट किया नीचे तो कार्बन बच जाएगा और वाटर वेपर की फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा अभी हमने देखा। ठीक है, इसमें एक से 1 या फिर मोर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2 न्यू सब्सटेंस भी बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है, लेकिन बात इतनी सी है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता ही है। ठीक है, यदि केमिकल चेंज हो रहा है दैट मीन वहाँ न्यू सब्सटेंस जरूर बनेगा। समझ आया, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये चेंज होता है वो परमानेंट होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है। चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है, हम इसको दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हम लोग इसको समझने के लिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपने रॉ वेजिटेबल्स थी उनको कुक करके एक बहुत डिलीशियस सी सब्जी बना ली। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल्स थी आपके पास में, उनको आपने कुक किया, कटिंग की और उनकी क्या बना ली, डिलीशियस सब्जी बना ली। ठीक है, अब क्या आप उन वेजिटेबल्स को जो कुक्ड हो चुकी है, पक चुकी है, उनसे क्या आप वापस से रॉ वेजिटेबल्स ला सकते हो, उन्हीं से, दूसरी नहीं लेनी है। जिनको आपने पका लिया, कुक कर लिया, उससे क्या आप रॉ वेजिटेबल्स ला सकते हो जो पहले आपके पास थी, बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, समझ आया। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, द मास ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस में चेंज ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ मैटर। However, the total mass of the substance involved before and after the change remains unchanged. देखो क्या होता है, यदि कोई आप कुछ भी केमिकल चेंजेस हो रहा है तो उसमें जितना मटेरियल पहले था फिर न्यू सब्सटेंस ऐड हो रहा है, कुछ न्यू मटेरियल बन रहा है। फॉर एग्जांपल केन शुगर का मास और कार्बन और हाइड्रोजन का मास यदि हम देखते हैं, मेजर करते हैं, तो केन शुगर का मास डिफरेंट होगा, कार्बन का डिफरेंट मास होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, डिफरेंट मास होगा। मतलब इंडिविजुअल जो सब्सटेंस है केमिकल चेंजेस में उनका मास डिफरेंट होता है, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, वही एग्जैक्टली सब्सटेंस नहीं है जो हमने प्रीवियस में जो हमने लिया था। ठीक है, जब केमिकल चेंज हुआ तो वही सब्सटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने केन शुगर लिया तो उससे कार्बन और हाइड्रोजन बना, कार्बन का रेसिड्यू था हमारे पास में और वाटर का क्या था, वेपर्स बनी थी। ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों सब्सटेंस अलग है तो क्या इनका मास कार्बन केन शुगर के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, इन दोनों सब्सटेंस जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनके मास जरूर डिफरेंट हो सकते हैं, बट ओवरऑल यदि हम मास की बात करते हैं उस केमिकल चेंज में, उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो वो मास क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है, सेम रहता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, और वो हमेशा ओबे होता है हर एक रिएक्शन में। ठीक है, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो। तो ओवरऑल जो वो रिएक्शन हो रही है केमिकल चेंज की, उसका मास क्या रहने वाला है, मास अनचेंज्ड रहने वाला है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हुआ, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे केन शुगर था, इसका मास डिफरेंट होने वाला है, मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को निकालने आता है, रेसिड्यू का मास डिफरेंट होगा, वाटर का मास डिफरेंट होगा, बट ओवरऑल जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल जो मास है वो क्या है, अनचेंज है। बस यही बात है कि जो सब्सटेंस उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल चेंज के अंदर, तो उनका मासेस वेरी कर सकता है, बट ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, ठीक है, चेंज से पहले और चेंज के बाद में,
तो उसका मास क्या रहता है, अनचेंज रहता है। ऐसा क्यों है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात आती है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं हम। तो एनर्जी क्या होती है, जनरली केमिकल चेंजेस में वेरी करती है। ठीक है, क्योंकि कोई सब्सटेंस है जिससे आप केमिकल चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो उनके ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो एनर्जी होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने में, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कहीं पे, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस तरीके से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी भी बनेगी ना, एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस तरीके से जो पहला सब्सटेंस है वो कुछ डिफरेंट एनर्जी रखता है, और जो नया बना वो कुछ डिफरेंट एनर्जी रखता है, क्योंकि उनकी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि सब्सटेंस ही क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी में क्या होता है, वेरिएशन होता है। देखो, एनर्जी चेंज जनरली इन्वॉल्व इन ए केमिकल चेंज, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और वो इक्वल नहीं होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, रिलीज होती है एनर्जी, उसके इक्वल नहीं होती है, क्योंकि दो डिफरेंट सब्सटेंस के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझ आया। यदि इस एग्जाम्पल को मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो वही हम प्रीवियस स्लाइड में चल के देख सकते हैं। केन शुगर, केन शुगर का आपके पास में मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे इसको हीट किया, ये कार्बन रेसिड्यू में कन्वर्ट हुआ और वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो जो कार्बन रेसिड्यू और वाटर है जो इससे टूटकर अलग हुए हैं, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बॉन्ड ब्रेकिंग की इसकी कुछ एनर्जी डिफरेंट रही होगी, ठीक है, जो पहले से थी। ठीक है, जो हीट थी उसके अलावा जो एनर्जी थी वो क्या होगी, डिफरेंट रही होगी। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो समझ में आया। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिजिकल चेंजेस में भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उन्हीं बेसिस पे हमने आज केमिकल चेंजेस में भी क्या देखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। किनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं, केमिकल चेंजेस के। अब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट फिजिकल चेंजेस में भी किए थे, उसी तरीके से आज हम एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं किसमें, केमिकल चेंजेस में भी, ताकि हमें केमिकल चेंज बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। यदि मैं कोई 2 सॉल्यूशन लेती हूँ और उन्हें मिक्स करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में बेकिंग पाउडर है और विनेगर है। ठीक है, मैंने एक बीकर में विनेगर लिया और एक टेस्ट ट्यूब में बेकिंग पाउडर लिया। जैसे ही हम उसको मिक्स करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस होगी, कुछ गैसेज होगी, वो निकलेगी, और फिर वो किसी एक प्रेसिपिटेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, मैंने 2 चीज़ों को मिक्स किया तो एक डिफरेंट जो आपके पास में कंपाउंड था उसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या थी, एक केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग हुई। ठीक है, तो हम 2 सॉल्यूशन के मिक्सिंग की बात कर लेते हैं। यदि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ भी हम एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें, ठीक है, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, यदि उन दोनों को मिक्स करते हैं तो आपके पास में एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो वाटर के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, और वो ब्लू प्रेसिपिटेट में विजिबल होता है। क्या हुआ, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, कुछ भी लिया, बीकर ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले ली छोटी सी, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपके पास में, और एक में आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे अच्छे से तो आपके पास में एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, वो होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्म, हमने जब कॉपर सल्फेट को किससे मिक्स किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो हमारे पास में एक नया प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, न्यू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, वो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट नजर आता है हमें, ब्लू कलर का, और ये इनसोल्यूबल होता है, किसमें, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। तो हमने देखा, हमने 2 डिफरेंट सॉल्यूशन लिए थे और हमें एक तीसरे टाइप का न्यू सब्सटेंस मिलता है, और हम इस न्यू सब्सटेंस से, इस प्रेसिपिटेट से वापस ना तो हम कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। इसलिए ये दोनों क्या है, केमिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग या फिर मेकिंग ऑफ कर्ड मिल्क से। आपको सबको पता है मिल्क से क्या बनता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है। यदि हम दूध से दही बनाते हैं तो ये एक केमिकल चेंज होता है। ये केमिकल चेंज कैसे है, देखो पहचानने का तरीका देखते हैं। क्या हम दूध को वापस दही में, क्या हम दही को वापस दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं?
जिस दूध से मैंने दही जमाया, फॉर एग्जांपल एक बाउल लिया, उसमें मैंने आपको 200 ml दूध दे दिया और मैंने कहा इससे दही को बनाओ। आपने उससे दही बनाया। दही बनाने के बाद में मैं वापस आपको बोलती हूँ कि आप मुझे उस जितने भी अमाउंट में आपका दही बनाता हूँ उस दही से मुझे वापस 200 ml मिल्क चाहिए, तो क्या आप वो मुझे ला सकते हो उसी दही से? बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल है और दूध से हम लोग क्या बना रहे हैं? दही बना रहे हैं, लेकिन दही से हम दूध फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज है। और इरिवर्सिबल हुआ तो हमें पता है इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन भी क्या है? केमिकल चेंज है। ओके, इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग आपने सबने देखी होगी। नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कभी कभी आप लोगों के खेलते हुए या कुछ करते हुए फिंगर पे कट लग गया, सपोज आपके फिंगर पे कट लग गया, क्या होती है? ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, वो कुछ देर में आपका ब्लड बंद भी हो जाता है अपने आप। कैसे होता है? वहाँ पे आसपास आपको दिखता है कि रेड कलर का आपके क्या बन गया है, कुछ जो ब्लड होता है वो जमे हुआ सा नजर आता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। जैसे ही ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट किया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लोटिंग के, बट जैसे ही निकलना स्टार्ट किया वो फैक्टर्स एक साथ वर्क करके क्या करते हैं? ब्लड को रोकने का काम करते हैं। तो वो रोकने के लिए क्या करते हैं? आसपास की जो सेल्स वगैरह होती है वो उनको इकट्ठा करके गुच्छा बना देते हैं, जिससे ब्लड का क्लोट नजर आता है। क्या नजर आता है? क्लोट नजर आता है। ब्लड से हमने क्या बनाया? क्लोट बनाया। सपोज ये यहाँ पे ब्लड था आपकी फिंगर पे, ठीक है, ये आपकी फिंगर थी, यहाँ पे ये ब्लड निकल रहा है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? इस तरीके से क्लोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोट फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज कैसे है हमें डिसाइड करना है। तो देखो, क्या जो ब्लड का ये क्लोट बना है, ब्लड का ये जो क्लोट बना है, क्या आप इससे वापस ब्लड बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। ये क्लोट बन चुका है, क्लोट से हम ब्लड को कैसे बना सकते हैं? क्लोट बना क्यों है? ब्लड रोकने के लिए बना है। वो ब्लड से ही बना है, लेकिन हम उसको वापस ब्लड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। देख लें हम लोग। कीप सम मिल्क इन ए डिश एंड लीव इट इन ए वार्म प्लेस फॉर फ्यू आवर्स। इट विल चेंज इनटू कर्ड व्हेन प्रॉपर्ली ट्रीटेड। इट कैन नॉट बी रिकन्वर्टेड इनटू मिल्क। दोबारा मिल्क में चेंज नहीं हो सकता है। Blood also clots after oozing out and cannot be transformed back into blood. These are all chemical change. हम क्लोट तो बना सकते हैं ब्लड से, लेकिन क्लोट से फिर से वही ब्लड हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये क्या है? केमिकल चेंजेस है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आप आराम से पहचान सकते हो कौन सा केमिकल और कौन सा फिजिकल चेंज है। ठीक है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और जो इरिवर्सिबल है वो केमिकल चेंज होगा, और जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा और रिवर्सिबल है उसको हम क्या बोल देते हैं? फिजिकल चेंज बोल देते हैं। अब यदि हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो आपके सामने नजर आएगी बर्निंग ऑफ वुड और पेपर। ठीक है, वुड का बर्न आपने सबने देखा हुआ होगा, आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है? हम लोग लकड़ियां जला रहे हैं। ठीक है, लकड़ियां जला रहे हैं। तो लकड़ियां जलती हुई यदि आप लोगों ने देखी है तो जलने के बाद उसमें कुछ ऐसी नजर आता है। जब लकड़ियां पूरी आपने जलाई तो कुछ टाइम के बाद में आप देखोगे कि आपको इस तरीके का कुछ नजर आएगा। ये क्या होती है? ऐश होती है। ठीक है, जल गई, जलने के बाद में लकड़ियों का क्या बन गया? राख बन गया। ठीक है, यदि आपने कभी लकड़ियां जलते हुए देखी है तो इसी तरीके से होता है। जैसे ही हम वुड्स को लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको जलाना शुरू करते हैं, कुछ टाइम बाद में वो इस तरह की चीज में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ऐश। ठीक है, तो क्या हुआ? जब वुड होती है वो जब एयर के कांटेक्ट में आती है और जलना स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, और उसकी एशेज में क्या हो जाती है? एशेज बिहाइंड में छोड़ देती है। ठीक है, तो क्या हुआ? जैसे ही आपने वुड को जलाना स्टार्ट किया, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आके वो जलना शुरू हुई। जैसे ही वो जलना शुरू हुई, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग निकल गया और लास्ट में क्या बच गया? ऐश बच गई। ठीक है, तो आपने जब वुड को किसके प्रेजेंस में जलाया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो आपके पास में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए। क्या क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ, और साथ में ऐश भी क्या हो गई? बिहाइंड में बच गई। ठीक है, राख भी क्या हो गई? बच गई। तो क्या आपने जलाई वुड थी और आपके पास में 3 न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। तो ये जो 3 न्यू सब्सटेंस है, इनको आप वापस से क्या मिक्स करके वुड बना सकते हो? जो वुड हमने जलाई, जो लकड़ियां हमने जलाई, क्या आप तीनों सब्सटेंस को मिक्स भी कर दो,
कुछ भी कर लो तो क्या फिर से वुड बन सकती है, फिर से लकड़ी बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस है। और इसमें एक लकड़ी के जलने से न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? ऐश फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, वाटर फॉर्म हो रही है। वाटर किसकी फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में क्या होती है? फॉर्म होती है। ठीक है, समझ आया? तो जब भी वुड जल रही है तो वुड जलने के बाद में कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है। इससे CO2 एंड वाटर अलग हो जाता है और लास्ट में जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऐश बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐश बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आया? हम इन सबको भी मिला के, जो 3 न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं उन सबको भी मिला के हम वुड को वापस नहीं बना सकते हैं। ये इरिवर्सिबल है, परमानेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे? केमिकल चेंज बोल देते हैं। ओके, समझ आया यहाँ तक केमिकल चेंज क्या होता है? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये आपकी वुड का कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल दिए हुए। यदि वुड को हम हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो CO2 H2 और हीट क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? बर्निंग ऑफ वुड। और पेपर को भी हम जलाते हैं तो ऐसा ही होता है। पेपर का एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे जलाकर भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? आगे मूव करें तो आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सब लोग शायद ये बात जानते भी होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग का क्या मतलब है? देखो, कहीं भी यदि लोहे की कोई चीज होती है, ठीक है, कोई भी चीज जो लोहे की हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कील वगैरह देखी होगी। ठीक है, कील वगैरह होती है कुछ इस तरीके से, लोहे की चीज नहीं होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कील। ठीक है, तो जो लोहे की कील वगैरह होती है उन्हें यदि हम यूं ही छोड़ देते हैं तो वो वाटर, मॉइस्चर जो अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जो एनवायरनमेंट में अपने एयर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन होती है, उनके कांटेक्ट में आके क्या कर लेते हैं? वो रस्ट हो जाते हैं, खराब होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देख रहा होगा, बोलते हैं ना लोहे पे जंग लग जाना। ठीक है, जंग लग जाती है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। देखो, आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये पुराना कोई ताला था, लोहे का था, तो इस पे क्या हो गई है? रस्टिंग हो गई है। ठीक है, तो ये रस्ट इस पे लग चुकी है, तो ये क्या हो जाती है? क्यों लगती है रस्टिंग? कैसे रस्ट लग जाती है लोहे पे? लोहे को जब हम किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं फ्रीली जहाँ पे वो किसके कांटेक्ट में आ सकती है? ऑक्सीजन, एयर या फिर मॉइस्चर के, वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो वो क्या बनाती है? एक लेयर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, और ये जो पूरा वे है रस्ट होने का उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ब्राउन ब्राउन सी लेयर क्या होगी? उस पर लगना शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे उसको क्या कर देती है? खराब करना भी शुरू कर देती है आयरन की चीजों को। इसलिए आपने सुना होगा कि कोई भी आयरन की चीज होती है, लोहे की चीज होती है, उसे पेंट करके रखा जाता है। पेंट करने से क्या होगा? यदि हम उस पर पेंट कर देते हैं तो वो डायरेक्टली किसी भी एयर के या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ सकती है। ठीक है, और रस्ट होता क्या है? हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है, मतलब Fe2O3.XH2O। हाइड्रेट आयरन क्यों बोला हमने इसको? ये ऑक्सीजन के, एयर के कांटेक्ट में आके इसने फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का, और इसमें वाटर, मॉइस्चर भी कंटेन है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ओके, समझ आया? तो चलो देखते हैं। द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट कॉल्ड रस्ट फ्रॉम ओवर ए पीस ऑफ आयरन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर सम टाइम। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट रस्ट क्या होती है? ठीक है, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट बेक प्योर आयरन बाई रिवर्सिंग द कंडीशंस। ठीक है, हम कंडीशंस को रिवर्स करके, यदि एक बार आयरन पे रस्ट लग चुकी है, लोहे पे रस्ट लग चुकी है, तो आप उसको कभी भी दोबारा उस फ्रेश लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई लॉक था, ठीक है, ताला था, उस पर रस्ट लग चुकी है, जंग लग चुकी है, तो आप वापस उसको फ्रेश ताले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो खराब हो चुका है, अब वो फ्रेश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या हो जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि हम उसे इरिवर्सिबल है, हम उसे वापस पहले जैसी कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, एक और आता है जस्ट इसी की तरह, द टार्निशिंग ऑफ ब्राइट मेटल सरफेस। ठीक है, टार्निशिंग ऑफ ब्राइट मेटल सरफेस क्या होता है? यदि आपने सिल्वर की कुछ चीजें देखी हो, जैसे मैंने ये रिंग पहन रखी है, ठीक है, और ये कड़ा पहन रखा है, ठीक है, ऐसी कोई भी सिल्वर की जो चीजें होती हैं उनको क्या होता है? यदि वो थोड़े टाइम के लिए पड़ी रहती है, ठीक है, तो उनकी सरफेस पे एयर के कांटेक्ट में आने से उसकी मेटल के ऑक्साइड का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है।
जिससे वो क्या हो जाती है, डल हो जाती है, उनकी शाइनिंग चली जाती है। इस तरीके से मेटल पे क्या हो जाता है, टार्निशिंग हो जाती है। ठीक है, देखो, ए मेटल हैज ए ब्राइट सरफेस व्हेन फ्रेशली कट, however when exposed to air for some time the surface is tarnished due to the formation of thin film of the corresponding metal oxide over it। ठीक है, उसी के मेटल का ऑक्साइड का उस पर क्या बन जाती है, पतली लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये देखो, ये ब्राइट थी पहले, ठीक है, स्पून ब्राइट थी, कुछ समय बाद में जब ये एयर के कांटेक्ट में आई तो ये कुछ इस तरीके से टार्निश हो गई, तो ये क्या हुआ, खराब हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि उस पर ऑक्साइड फिल्म बन चुकी है, उसी मेटल की थिन लेयर बन चुकी है। तो ये भी एक क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट केमिकल चेंज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग सब आई होप फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कोई भी प्लांट, आपके आसपास प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं ये तो सबको पता होगा। सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या करते हैं, प्लांट का फूड बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सन होना चाहिए, वहां से सनलाइट आएगी आपके पास में, और प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो क्या हेल्प करता है, उस सनलाइट को लेके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके प्लांट का फूड बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिविटी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये कैसे हुआ, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्म करके उन्होंने क्या बनाया, फूड बनाया, किसका, प्लांट का। तो प्लांट के फूड बनने की जो वो होती है एक्टिविटी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट का फूड, जिस भी तरीके से फूड का प्रिपरेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये आप सब लोगों को पता है किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ग्लूकोज ही क्या होता है, प्लांट्स का क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब आप एक बात देखो, तो यहाँ पे कोई टू सब्सटेंस थे, वो एक रिएक्शंस करके किस में चेंज हो रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज हो रहे हैं। एक न्यू सब्सटेंस, ये ऑक्सीजन होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक न्यू सब्सटेंस ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपको पता है क्या ये पहले जैसे सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस बना, क्या हम ये न्यू सब्सटेंस जो बना है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वापस उसमें, नहीं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर थे, जिन्होंने सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या किया, रिएक्शन करके हमारे प्लांट का फूड बनाया, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, पता चल रहा है सबको, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। समझ आया, देखो, we know that green plants manufacture their food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll in sunlight. Photosynthesis is a chemical change as it is involve the information of new substance. पता चला फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, केमिकल चेंज। आप भी पहचान सकते हो इसे, क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है हमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने ये इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, फिजिकल चेंज के बारे में हमें पहचान में आ गया कि हम फिजिकल चेंज कैसे बता सकते हैं कि किसी में चेंज में फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, हमने ये सीख लिया। कैसे देखेंगे, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है तो वो केमिकल चेंज, और नहीं हो रहा है तो वो क्या है, फिजिकल चेंजेस है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से आप पहचान लेंगे कि केमिकल चेंज कौन सा है और फिजिकल चेंज कौन सा है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स देख लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से उन्हें समझ लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि हम क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को। बिल्कुल कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो अब डिफ्रेंशिएट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो चलो हम एक बार केमिकल और फिजिकल चेंज का क्या देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। किस कैरेक्टर के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उनको वो लेना है हमें, और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफ्रेंशिएशन करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ चेंज। ठीक है, नेचर ऑफ चेंज कि कैसा चेंज होता है, उनमें टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा। अब आप सबका आंसर आ जाएगा। मैंने बोला फिजिकल चेंज में कैसा होता है चेंज, बिल्कुल टेम्परेरी होता है क्योंकि हमने पढ़ा है, और केमिकल चेंज में क्या होता है, परमानेंट होता है। देखो अच्छे से जब पढ़ लिया है फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो कितना ईजी हो गया है डिफ्रेंशिएट करना। रिवर्सिबिलिटी,
आपका सबका आंसर आना चाहिए। फिजिकल चेंज तो रिवर्सिबल होता है और जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। आई होप आपका ये आंसर पक्का आया होगा। अब आगे चलते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस देखना है, मतलब कोई सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो जब कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा ही नहीं फिजिकल चेंज में, तो क्या कंपोजिशन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो केमिकल कंपोजिशन यदि हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो कंपोजिशन कैसे चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंजेस में तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो वो उसका कंपोजिशन तो चेंज होगा ही ना, तो केमिकल चेंजेस में क्या हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज होता है। फोर्थ पॉइंट देखो, प्रोडक्ट ऑफ द चेंज। प्रोडक्ट ऑफ द चेंज मतलब कोई प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई न्यू सब्सटेंस ही नहीं बन रहा है, तो प्रोडक्ट कैसे चेंज हो सकता है। ओके, वहीं न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है केमिकल चेंज में, ठीक है, समझ आ गया। अब चेंज इन प्रॉपर्टीज देख लो। फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, मैंने बताया था, स्टेट चेंज हो सकती है, अपीयरेंस चेंज हो सकती है, शेप एंड साइज चेंज हो सकती है, ठीक है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होती है, लेकिन केमिकल चेंज में है, हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। केमिकल तो होती है, फिजिकल भी होती है, क्योंकि वो एक न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 5 पॉइंट्स हमने देख लिए डिफरेंशिएशन के। 6 पॉइंट देखते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में कोई चेंज नहीं होता है, मैंने बताया आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, नहीं पता है तो जाके एक बार चेक करो कि कैसे मैंने बताया था कि कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज है, उसमें स्पेसिफिक जो टोटल मास होता है रिएक्शन का, ठीक है, वो तो अनचेंज रहेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होंगे जो नया बना है और जो एक दूसरा सब्सटेंस है, टू डिफरेंट सब्सटेंस है, उनके मासेस वेरी करते हैं, ठीक है, समझ आया, उनके मासेस वेरी करते हैं, लेकिन जो टोटल मास होगा पूरी रिएक्शन का वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है। क्यों रहता है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अब बात आती है नेट एनर्जी। तो फिजिकल चेंज में कोई नेट एनर्जी चेंज नहीं होती है, क्योंकि जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एग्जाम्पल दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, याद है, बिल्कुल याद होगा। आगे चले देखते हैं नेट एनर्जी का। तो केमिकल चेंज में क्या होगी नेट एनर्जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है, क्या होगी, चेंज होती है ड्यू टू न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दोनों ही क्या होते हैं, एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है, समझ आया। तो हमने फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफ्रेंशिएट भी कर लिया, क्योंकि हमें फिजिकल और केमिकल चेंज अब अच्छे से आता है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछें, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, जो भी आपका डाउट है। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप ये भी बता सकते हैं। तब तक मेरे वीडियो देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।